एग्जाम टूर देख रहे हैं। बीपीएससी टीआरई 1 हो या बीपीएससी टीआरई 2 हो या बीपीएससी टीआरई 3 हो, टीआरई 3 भी फाइनल स्टेज पर है। अब डीबी होगा, उसके बाद ज्वाइनिंग भी होगा, लेकिन इसमें भी कई सारे सीट खाली हैं, बहुत अधिक। टीआरई 2 में भी जाइएगा, यही कंडीशन हुआ। टीआरई 1 में भी देखिए तो यही कंडीशन हुआ। लेकिन टीआरई 1 वाले विद्यार्थी वेट कर रहे हैं कि पूरा कब तक देगा, सप्लीमेंट्री कब तक आएगा, कोर्ट से आदेश क्या आएगा, और उसी आदेश पर टीआरई 2 वाले भी वेट कर रहे हैं, टीआरई 3 वाले भी वेट कर रहे हैं। उनके लिए खुशी है। तो अब अभी मैं पटना हाई कोर्ट आ चुका हूं और मेरे साथ पटना हाई कोर्ट के सुप्रसिद्ध वकील शिवनंदन भारती सर हैं। उनसे जानेंगे कि कहां तक पहुंचा और क्या इस आदेश के बाद क्या कुछ होगा। सर आपका स्वागत है एग्जाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, एक दो बात मैं स्पष्ट, बहुत सारे लोग कॉल भी करते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि टीआरई 1 का जो अभ्यर्थी थे, जो उन्होंने सप्लीमेंट्री का बात किया था, उसमें दो कैटेगरी के स्टूडेंट थे। एक ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने कट ऑफ को प्राप्त किया था, और एक कैटेगरी है जिन्होंने क्वालिफाइंग नंबर्स को प्राप्त किया था। तो कट ऑफ जिन्होंने प्राप्त किया था और डेट ऑफ बर्थ से छट गए थे, उनका केस हुआ, वो जीत गए सिंगल बेंच में। लेट सेट करते करते सरकार डबल बेंच में चली गई, यानी दो जज साहब उस इशू पर वो करते हैं कि ये सही है या गलत है, उसके बारे में बताते हैं। अब इस बीच में सुनवाई होने के बाद टीआरई 1 में जो ऐसे छात्र जो क्वालिफाइंग नंबर्स प्राप्त किए थे बट कट ऑफ को प्राप्त नहीं किए थे, उनका जो केस का, जिसमें से अधिकतर छात्रों का मैं देख रहा हूँ, तो इन लोगों की जिज्ञासा बढ़ी है, स्वाभाविक है कि बढ़ना भी चाहिए। तो देखिए, अभी क्या है कि जो क्वालिफाइंग कट ऑफ जो प्राप्त किए थे, उनका जब डबल बेंच में केस चला गया, वो सुनवाई 8 तारीख को फाइनल होने की संभावना है। इसी 8 जनवरी को। 7 जनवरी से हम लोग का कोर्ट प्रॉपर वे में चलेगा। तो 8 जनवरी से जब कोर्ट हम लोगों का खुलेगा मंगलवार से, तो 2025 का मंगल का दिन मंगलमय होगा उन छात्रों के लिए जो इंतजार की घड़ियां उनका। फिर हम शाम में अप टू डेट भी करेंगे कि क्या हुआ। तो जैसे ही वो जीत जाते हैं केस, तो वो केस जीत जाएगा, तो फिर आप उसी जजमेंट को आधार बनाकर जो क्वालिफाइंग वाले हैं, चूंकि दोनों में मांग सेम है, इसमें भी है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट दीजिए और इसमें भी है क्वालिफाइंग वाले में भी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट दीजिए, तो दोनों केस में मांग सेम है। तो सेम इशू पर यदि हम जाते हैं तो वो जजमेंट दिखा के जज साहब को सिंगल जज में कि देखिए हुजूर, ये डबल बेंच में भी डिसीजन इनके फेवर में आया है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात कही गई है, इसको दे दिया जाए। कदाचित यदि वो केस हार जाते हैं सप्लीमेंट्री का रिजल्ट का डबल बेंच में, तो आपको किस पॉइंट पर वो केस लूज किया, तो इसके बहस में भी आप उस पॉइंट को सुधार कर सकते हैं। कुछ ऐसी पॉइंट, जैसे अभी एक दो केस ऐसा था जो नॉन जेंडर ऑफ पार्टी के ग्राउंड पर बहुत सारी बातें हैं, कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया, इस ग्राउंड पर वो खारिज होता है। तो लोग को टाइम मिल जाता है समझने का कि भाई अगला केस में क्या हुआ। तो वेटिंग पीरियड में था। तो जैसे ही 8 तारीख में वो केस जो कट ऑफ को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, वो केस का जैसे ही डिसीजन आ जाता है, तो ये केस में एक आधार बन जाएगा दिखाने का कि आपका केस मजबूत है। तब आप मेंशन करेंगे, और मेंशन में हम लोग एक बार बोल देते कि ये कवर्ड मैटर है, यानी कि जिस मैटर को ऑलरेडी डबल बेंच ने डिसाइड कर दिया है उसी से रिलेटेड मैटर है, तो उसको सुनवाई भी जल्दी हो जाती है मेंशन करने पर। ऐसा पैटर्न हाई कोर्ट में रहा है। तो उन छात्रों के लिए सचमुच ये 2025 का जो पहला मंथ है और पहली दिन जो है 8 तारीख को जब सुनवाई होगी, तो शायद वो जो छात्रों का जो जिज्ञासा है, उनकी जो लंबी इंतजार की जो घड़ियां थी, वो अब समाप्त होने के अंतिम पायदान पर है, नंबर 1। अब दूसरा और अहम प्रश्न जो आपने कहा कि टीआरई 2 और टीआरई 3 वाले का क्या होगा, तो इसमें एक दो बात आप समझिए कि टीआरई 2 और टीआरई 3 वाले का, जब टीआरई 1 में जो चीजें थी वो टीआरई 2 और टीआरई 3 में था, तो एक केस जीत जाएंगे तो दूसरा का ये एक संभावना बनता है, नंबर 1। नंबर सेकंड, बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमारे पास बहुत सारे लोग आए टीआरई 2 में पार्टी बनने के लिए, मैंने साफ इनकार कर गया कि देखिए, एक तो बेरोजगार है और बड़ी उम्मीद से लोग यहाँ पर छात्र आते हैं। तो मेरे पास बहुत सारे लोग टीआरई 2 में भी आ रहे, टीआरई 3 में भी आए, मैंने किसी का केस नहीं लिया। मैंने ये कहा कि आप वेट करिए, 8 तारीख को केस यदि डिसाइड हो जाता है, उसके बाद आप लोग पार्टी, एक तो बेरोजगार हैं, केस करिएगा, वकील को फायदा ही है, नुकसान नहीं होता है। तो लेकिन मेरा ये है ध्येय कि बेरोजगार लोग हैं, एक उम्मीद और एक विश्वास का जो बुनियाद होता है, वकील के पास लोग एडवाइस लेने के लिए आते हैं, तो अपने चंद फायदों के लिए गलत एडवाइस नहीं देना चाहिए। तो ऐसे लोगों को बहुत लोग गुमराह हो रहे कि अरे पार्टी बन जाएंगे तभी कुछ होगा, तो सब में वो कंडीशन नहीं है।
कुछ में कंडीशन है, जैसे टीआरई 2 में भाषा अहर्ता के नाम पर जो किया गया है, उसमें इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको पार्टी बनिएगा, वो चूंकि वो सभी लोगों पर लागू होगा। जब नियम आएगा तो भाषा वाले सब रिजल्ट या सब पे लागू होगा। तो भाषा अहर्ता के आधार पर या कोई पर्टिकुलरली पार्टी तब बनेगी जैसे आपका कुछ स्पेशल इशू है, जैसे कोई बच्चा अपियरिंग कैंडिडेट था, उनका नहीं हुआ तो उसमें स्पेशल बनना चाहिए। किसी को कट ऑफ भी प्राप्त कर लिए हैं, डॉक्यूमेंट्स में कुछ त्रुटियां रह गई, इस वजह से छट गया तो पार्टिकुलर पार्टी बनना पड़ेगा। परंतु ऐसे जो मास लेवल का था, तो टीआरई 2 और टीआरई 3 में जो एक अफवाहें फैलाई जा रही है कि पार्टी बनिए, कुछ लोग धंधा बना रहे हैं, तो उन लोगों से मेरा ये कहा है कि आप उसमें गुमराह मत हुई। और कभी भी वकील का चयन जब लोगों को रहता है, तो इस केस में या किसी भी केस में छात्रों को या किसी को भी पहले अपने वकील से बात करिए हर इशू पर। इत्मीनान से वकील से जब आप बात करेंगे तो आप भांप जाएंगे कि आपके बात को किस तरीके से बात किया जा रहा है, क्या पॉइंट निकाला जा रहा है, कितनी गहराई से बात हो रही है, तब आपको खुद जजमेंट लेने में होगा कि नहीं हमको केस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बिना अपने वकील से मिले हुए, बिना अपने वकील का ऑफिस देखे हुए, किसी के कह देने पर यदि कोई व्यक्ति केस कर देता है, तो मुझे लगता है किसी भी केस में गलत है। ये नहीं कि मेरे पास आइए, कहीं भी जाइए, अपने वकील से एक एक चीज के बारे में डिटेल, आपकी जानकारी है तो आप जानकारी लीजिए, क्या पैटर्न है, क्या सिस्टम है, उसको समझिए, गंभीरता से बात समझिए। डायरेक्ट जाइएगा ऑफिस, देखिएगा कि किस तरह से रहन सहन है, क्या वातावरण है, तब आपको वो आकलन लेने में सुविधा होगी, आप ये कर लेंगे। किसी ने कह दिया, किसी चैनल पर कोई बोल दिया, आजकल के फेसबुक व्हाट्सएप पर क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है, विश्वसनीयता कम हो रहा है। तो ये जो चीजें हैं ना, वो नहीं करना चाहिए। आपको गंभीरता से, गहराई से बात करके, भेड़िया चालने की सब वो कर रहा है तो वो कर दी। इसलिए टीआरई 2 में, टीआरई 3 में जो बच्चे भाई टीआरई 1 का केस जब पेंडिंग है, तो आप इतनी जल्दबाजी की कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं? तो एक बार देख लीजिए कि टीआरई 1 जीतेंगे तो टीआरई 2 वाले का भी स्कोप खुलेगा, तब पार्टी बनिए। ये नहीं कि अंधाधुंध सब बन रहा है तो पार्टी बन जाए, तो ये जो अफवाह है वो गलत है। सर एक प्रश्न है, जैसे टीआरई 1 टीआरई 2 में हुआ, तो टीआरई 3 का जब वैकेंसी आया उसी समय बोला गया कि पूरक नहीं देंगे, बोल दिया गया। फिर भी अभी सीट बहुत अधिक, सबसे अधिक यदि देखें तो टीआरई 3 में खाली है, तो खाली रहने पर अगर वो बोल दिए हैं तो क्या कुछ वो बन सकता है या नहीं? ग्राउंड होगा। चलिए, कोर्ट में क्या चीज होता है वो उसी फ्रेम लाइन में, वहां रहमो करम पर बात नहीं होगी। मान लीजिए नियम है कोई चीज का, नियम के विरुद्ध जाकर यदि कोई कार्य करता है, तब कोर्ट में आपको राहत मिलता है। सिंपैथी ग्राउंड पर आप बहुत ज्यादा ताल ठोकर बात नहीं कर सकते। सपोज कि नियम है कि भाई जो भी आदमी है, मान लीजिए उस पैटर्न पर कि हम कंपटीशन का एग्जाम लेंगे, कट ऑफ फिक्स करेंगे, इसमें जो क्राइटेरिया है अपियरिंग कैंडिडेट को चांस देंगे, नहीं दिया, तब आप क्लेम कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन में हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि प्रथम वैकेंसी में ही आपको रियायत मिलेगा, आपको नहीं, फिर सेकंड में भी आप आएंगे कि हम केस करें। अरे केस करने से नहीं होगा, आप देखिए कि नियमावली क्या कहता है, विज्ञापन क्या कहता है और रिजल्ट क्या दिया, तीनों में यदि अंतर है तब आप कोर्ट में जाइए। आप खुद आपके साथ नियम के विरुद्ध यदि कोई अन्याय हुआ है, नियम के अधीन रहते हुए आपको विफल होता है। बहुत लड़के ऐसे फोन करते हैं कि सर मेरा 1 नंबर के लिए ही छूट गया, मेरा होगा क्या? अरे भाई कैसे होगा? कट ऑफ जो निर्धारित है 1 नंबर के लिए हो गया तो क्या यहाँ ऐसा नहीं ना कि अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिल रही, आधा नंबर से भी छूट गया तो आपका नहीं होगा, यदि नियम है कट ऑफ को प्राप्त नहीं किए हैं किसी भी एग्जाम में। तो ये कोई भी आदमी को पूछिएगा, वकील साहब कहेंगे लाइए ना करवा देंगे, केस हार जाइएगा तो क्या होगा? हाँ, नियम के विरुद्ध यदि जाकर आपका नहीं हुआ है कोई, तो जैसे इसमें टीआरई 1 में जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट का है उसमें बोला गया था ये नियम के विरुद्ध है कि आप जितना विज्ञापन देते हैं उतना आपको रिजल्ट देना ही पड़ेगा, उसको घटा नहीं सकते हैं। बढ़ाने का विकल्प है लेकिन घटा नहीं सकते हैं। तो ये एक इशू है। तो जितना बताया जाता है उस आधार पर होता है, तो कैसे कितने लोगों का रिजल्ट। तो इसमें टेक्निकलिटीज ये है कि जो आवेदन सामान्यतः करता है, तो ये नियम है कि जो कोर्ट में ही नियम है कि जो मेरे दरवाजे पर आए, जो हमारे पास अपना आवेदन दिया, पेटिशनर बना, पहले इन लोगों को हम राहत दिलाएंगे तब आगे की बात करेंगे। जनरली यही होता है। कभी कभी जजमेंट में इस बात पर साइलेंट रह जाते, तो उसका रेट्रोस्पेक्टिव ये नहीं कि सभी को हो जाएगा या पूर्व के भी बातों को हो जाएगा, तो वो कोर्ट के जजमेंट पर निर्धारित करता है कि क्या होता है। तो अभी जो डबल बेंच का जो डिसीजन 8 तारीख को आने वाला है, तब तक छात्रों को अभी नए पार्टी बनने की होड़ नहीं मचानी चाहिए। आराम से बैठिए। अगर वो डिले का हमारे पास एक्सप्लेनेशन होगा, कंडोनेशन ऑफ डिले की बात करेंगे, उसमें देखेंगे तो इत्मीनान से सारे चीजों का आकलन लेके तब पार्टी बनिए।
ऐसा नहीं कि कोई कह दिया तो पार्टी बन गए, तो ऐसे में आपका एक तो बेरोजगार है, बेवजह पैसा मत खर्चा करिए, बहुत सोच समझकर अपने वकील से बात करके सारे चीजों को कि किस आधार पर हम केस जीतने जा रहे हैं, तमाम तरह की चीजों का डिस्कशन करके तब फाइल देना चाहिए, क्योंकि आपकी जिंदगी का सवाल है। एक वकील के लिए वो फाइल हो सकता है, लेकिन आपके लिए तो जिंदगी है, क्योंकि आप जिंदगी के लिए लड़ते हैं। नौकरी प्राप्त करना बेरोजगारी के इस दौर में बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसीलिए फाइल पर बहुत सारे चीजों का मंथन होने के बाद ही केस वगैरह फाइल करना चाहिए। तो 8 तारीख को फिर मिलेंगे, क्या कुछ होता है उस पर भी अपडेट देंगे। तो एक बात बता दें, एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई अपडेट चाहिए तो आप एग्जाम टूर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और फिर से लाइक शेयर जरूर करें। जय हिंद।